हेलो माय डियर वन। आज इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही खास नन्हे से मेहमान से, जिसने अपनी ओसीडी को हराकर अपनी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर ली हैं। जब भी समाज में कोई बहुत ही बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है, तो कुछ लोग आगे आते हैं जो जिम्मेदारी उठाते हैं और उस बदलाव में अपना पूरा सहयोग देते हैं। और वही सहयोग देने के लिए आज पुष्कर अरोड़ा मेरे साथ हैं। 19 साल का ये बच्चा जो मेरे पास आया था, तो ओसीडी से सफर कर रहा था। दवाइयां भी चालू थी, लेकिन फिर भी मन परेशान रहता था। जब से उसने जर्नी स्टार्ट की, पूरे डेडिकेशन से जो जो बताया गया उसको फॉलो किया, और बहुत ही कम समय में अपनी ओसीडी को हराकर अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां भरी हैं। वो जब जब भी मुझे मैम कहकर पुकारता था, तो उसमें इतने संस्कार और प्यार और सम्मान झलकता था कि मैम शब्द में मुझे हमेशा माँ जैसा सम्मान महसूस हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर हम पुष्कर अरोड़ा से। पुष्कर, वेलकम। आपने सबसे पहले तो थैंक यू बच्चे, आपने अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए इतना सोचा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात आपने सोची। और थैंक्स आपकी फैमिली को भी कि आपकी फैमिली ने आपकी डिसीजन में आपको सपोर्ट किया कि आप अपनी जर्नी ओपनली सबके सामने शेयर करना चाहते हैं। मैं आप सभी से कहती हूँ कि इस प्यारे से बच्चे के लिए प्लीज घर बैठे ही आप तालियां बजाइए, क्योंकि ये डिजर्व करता है। इसने अपनी मेहनत से जो है ना अपनी पूरी जर्नी को बहुत ही खूबसूरती से तय किया। और चलिए पुष्कल से ही हम सुनते हैं कि पुष्कल, आप बताइए कि जब आप मुझसे मिले थे, तो बच्चे मुझे तो आपकी पूरी जर्नी पता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आपकी ये वीडियो देख रहा है उनको भी पता चले कि आप किस तरीके की ओसीडी से सफर कर रहे थे, कितने समय से। तो आप कुछ बताइए अपनी ओसीडी के बारे में। यस मैम। यस मैम। मैम, थैंक यू, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी ये दी अपनी जर्नी शेयर करने की। और मैम, मैं सबको आपके चैनल के सारे सब्सक्राइबर्स को हेलो करना चाहूंगा और उनका वार्म वेलकम करना चाहूंगा। मैम, मेरे को आपसे मिलने से पहले मैम काफी टाइम से बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती थी मैम। मैम, मतलब मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम में उस समय कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन लगभग जब मैं 7th 8th क्लास के आसपास भी था, तो मेरे को ये सब थॉट्स, मैंने जब आगे चल के याद करा पिछले टाइम में, तो मेरे को ये थॉट्स उस समय भी आते थे। उस हम्म। समय मैम, जब मैं छोटा था, 7th 8th क्लास में था, तो वैसे जब अपने नॉर्मल डे एक्टिविटीज में लगा रहता था, या ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, या जब स्ट्रेस में ज्यादा नहीं होता था, तो हम्म। थोड़ा ठीक रहता था। लेकिन जैसे एग्जाम आते थे या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती थी, तो मेरे को बहुत गंदे गंदे थॉट्स आने लगते थे, जिससे मेरे को बहुत गिल्ट और रिग्रेट फील होता था। मेरे को रिलीजियस ओसीडी से रिलेटेड थॉट्स आने लगते थे, गॉड से रिलेटेड, कि मैंने गॉड के बारे में गलत सोच लिया, उनको मतलब ऐसे गाली दे दी, या किसी गॉडेस के बारे में उनकी न्यू फोटो देख ली, या इस तरह से मेरे को बहुत ज्यादा थॉट्स आने लगते थे। ये ज्यादातर एग्जाम डेज नहीं होता था मैम मेरे साथ। और फिर मैम, मैं एग्जाम का कुछ पढ़ ही नहीं पाता था। मैं जैसे ही कुछ पढ़ने बैठता था, मेरे को मतलब जैसे थोड़ी बहुत हर बच्चे को एग्जाम के लिए टेंशन रहती है कि क्या नाम है, एग्जाम कैसा आएगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे नहीं। तो उस टेंशन के कारण ये ओसीडी वो फायदा उठाती थी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। ऐसा लगता था मैम कि वही सब थॉट्स बस आते आने लग जाते थे, जैसे ही पढ़ने बैठो यही सब थॉट्स आने लग जाते थे, तो पढ़ाई पे कुछ कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता था। सिर्फ इन्हीं थॉट्स को आंसर देने में और इनमें टाइम चला जाता था, और उससे टेंशन और बढ़ने लगती थी। तो मैम, एक साइकिल लूप बनता जाता था ये। टेंशन और बढ़ती थी, तो वो थॉट्स और स्ट्रांग होने लगते थे, तो पढ़ाई की पे ध्यान देने की जगह बस ये थॉट्स को जवाब देने में टाइम निकल जाता था, और इतनी मुश्किल से पढ़ाई होती थी। मतलब जो काम एक एक घंटे में पढ़ाई का होना चाहिए, वो 10 10 घंटे लग जाते थे मैम पढ़ने में। और मैम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, इस तरह से मैम बहुत परेशानी होती थी। लेकिन फिर मैम, जब एग्जाम हो जाते थे, जब वापस फिर जब एग्जाम हो जाते हैं, तो बच्चे 7th 8th क्लास में ज्यादा पढ़ते नहीं है, शाम को दोस्तों के साथ फुटबॉल या क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, या बस आधा घंटा होमवर्क कर लेते हैं जो। तो फिर वो थोड़ा कंट्रोल में हो जाता था। लेकिन मैम, वो कहीं ना कहीं, उस समय मैं छोटा था तो मैं इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो तब भी परेशान करता हुआ किसी ना किसी वेज में। जैसे मैं पार्क में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भी जाता था, तो छोटी छोटी चीजों में मैंने जब बाद में अपने पीछे मुड़ के देखा, पीछे वाले टाइम में, कि मेरे हम्म। साथ क्या क्या होता था, तो मेरे को ऐसा याद आया कि जैसे पार्क, कोई पार्क परफेक्ट तो होता नहीं है, क्लियर तो होता नहीं है, बीच बीच में कई पत्थर पड़े रहते थे, ईंट पड़ी रहती थी, तो मैं वो ईंटों को बाहर फेंकने लगता था ग्राउंड से, कि क्या नाम है, ये बाउंड्री में ना अटके। या हम्म। कोई जो स्टम्प्स होते थे, कोई बच्चे परफेक्टली तीनों लेवल पे नहीं गाड़ते थे, एक स्टंप ऊपर गाड़ दिया, एक नीचे गाड़ दिया, तो मैं उनको लेवल पे लाने की कोशिश करता रहता था। तो हम्म। मैम, इस टाइप से मैम, वो मेरे को जब मैं पीछे मुड़ा, जब मेरे को थोड़े मेच्योरिटी आई, समझ आई कि हाँ, ये सब पैटर्न्स भी उसी समय उसी चीज के थे, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये दिक्कत मेरे को तब से ही चल रही है। फिर मैम, धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती गई, क्लासेस बढ़ती गई, तो फिर हर समय पढ़ाई, मतलब इतना ज्यादा खेलना नहीं हो पा रहा था।
तो हर समय पढ़ाई करते रहनी पड़ती थी स्कूल से आके, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी मैम। फिर ऐसा नहीं होता था कि एग्जाम डेज में, फिर ये हर समय प्रॉब्लम चलने लगी। हम्म। फिर मैम हम फैमिली वालों ने और सब लोगों ने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट किया, साइकेट्रिस्ट के पास गए, उनकी दवाइयां चली, कुछ 2-3 महीने तक उनकी दवाइयां चली, तो फिर उनसे थोड़ा सा फर्क पड़ने लग गया, लेकिन वो पूरी तरह पैटर्न्स हट ही नहीं रहे थे। तब भी थॉट्स आते थे, परेशान करते थे, लेकिन फिर भी ऐसा था कि जो बहुत ज्यादा दिक्कत थी 100%, वो 70-60% या 50% तक कम हो जाती थी। लेकिन मैम वो जैसी फिर दवाइयां बंद करी, जैसी दवाइयां बंद करते थे तो वापस से उतनी दिक्कत बढ़ जाती थी। फिर एक मतलब जैसी दिक्कत बढ़ती थी, 1-2 महीने बाद फिर से दवाइयां चालू करनी पड़ती थी। तो मैम वो 10th 11th ईयर के बाद ऐसे ही सर्कल चलता रहा 2-3 साल तक की, बहुत दिक्कत होती रहती। उसके तो बाद मैम बहुत ज्यादा जब ये, यस मैम। हाँ, आपने कब सोचा कि आपको साइकोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे आपके पेरेंट्स भी जान गए थे आपके बारे में, और आप बहुत ही यस। छोटी सी उम्र से ही सफर करने लगे थे, और मेडिसिन भी आपको टेम्परेरी हेल्प कर रही थी, जैसे ही आपने छोड़ते थे फिर से वही सारे सिम्टम्स आ जाते थे। तो आपको ये यस। रियलाइजेशन कैसे हुआ? मतलब आपने खुद सोचा, या किसी और ने, आपको पेरेंट्स ने या किसी और ने सजेस्ट किया कि भाई साइकोलॉजिकल जर्नी आप स्टार्ट करो अपनी, वहां से आपको रिकवरी मिलेगी परमानेंट? कैसे स्टार्ट किया यस इसको? मैम। यस मैम, धीरे धीरे जब वो प्रॉब्लम ये समझ आने लग गया कि प्रॉब्लम ये दवाइयों से हट नहीं रही, तो जनरली से बात है, इंसान को एक वे से सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो दूसरे वेज की तरफ जाता है। तो मैम धीरे धीरे मैंने भी, और मतलब मेन तो मेरे पापा ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इसमें। पापा ने मेरे बहुत ज्यादा रिसर्च करना चालू कर दी यूट्यूब पे कि इसको कैसे ठीक करा जाता है, इससे कैसे ठीक हो जाता है। तो पापा को धीरे धीरे समझ आने लग गया कि इसका एक्चुअल इलाज मेडिसिन में नहीं है, इसका इलाज थेरेपी, सीबीटी, ईआरपी और काउंसलिंग सेशंस में है इसका असली इलाज। तो पापा को जब ये चीज अंदर से रियलाइज हो गई, उन्होंने सब फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करी, मेरे को बताई। और फिर मैम जब वो मेडिसिन से, तो एक समय ऐसा आ गया था कि पूरे समय इतनी ज्यादा मेडिसिन चल रही थी तो भी कोई दिक्कत सही नहीं हो रही थी। फिर पापा जैसे यूट्यूब पे रिसर्च करने लगे, तो कुछ ही टाइम में उनको फिर आपका चैनल दिखने लग गया। आप आपका चैनल उन्होंने जैसी वीडियो एक देखा, तो उनको उस मेरे वाली ओसीडी से काफी रिलेट हुआ कि कि ऐसे बचपन से बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम आने लग गई, या रिलीजियस उसको पैटर्न्स फॉलो करने लगे, तो उन्होंने मेरे को समझाया, उससे मेरे को फायदा हुआ। तो पापा को ये समझ आने लग गया कि ये वीडियोस इसके लिए हेल्पफुल है। फिर वो मेरे को आपके वीडियोस दिखाने लग गए, हम रोज आपके 2-3 वीडियोस देखने लग गए मैम। और फिर पापा को ये समझ आने लग गया कि अगर वो वीडियो से इतनी हेल्प मिल रही है, तो फिर जरूर काउंसलिंग सेशन से तो और हेल्प मिलेगी, और डायरेक्ट अगर मेंस हुआ तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। पापा ने वो वीडियोस भी देखे जिसमें कई लोग पूरी तरह ठीक हुए, और सब लोगों को मतलब पता चला पापा को कि इतने लोग ठीक हो सकते हैं, और इतने टाइम में मतलब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करके अलग अलग काउंसलिंग सेशन से ठीक हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम पापा ने जनवरी के महीने में डिसाइड करा कि क्या नाम है, लगभग लास्ट ऑफ जनवरी में, कि अब काउंसलिंग सेशन बुक करना है। और फिर 2 फरवरी के आसपास काउंसलिंग सेशन बुक कर लिया, और पहली बार मैं आपसे काउंसलिंग सेशन लिया था। देखिए, आपके पापा का कितना बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने अंडरस्टैंड किया, क्योंकि यस। कई बार क्या होता है, फैमिली वालों का सपोर्ट नहीं होता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो सफर के लिए ये जर्नी और टफ हो जाती है। लेकिन थैंक जी। गॉड कि आपके फादर इतने अच्छे नेक इंसान है कि उन्होंने समझा आपकी दिक्कत को। और क्योंकि यस। कई बार क्या है, ऐसे बोल देते हैं कि अरे ऐसा मत सोचो, थॉट आ रहे हैं, आने दो, इसमें तुम्हारी क्या बात है, ध्यान मत दो। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आपके पापा ने इन चीजों को रियलाइज किया कि ये कोई दिक्कत है, और उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया। बहुत लकी हैं आप उसकर कि आपको इस तरीके के फादर, पूरी फैमिली ऐसी मिली जिन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि मैं आपके पेरेंट्स से मिली भी हूँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने यस। हमेशा आपको सपोर्ट किया है। आपने मेरे साथ एक लंबी जर्नी तय की है। मुझे आज भी याद है कि 2 फरवरी को लास्ट ईयर आप मुझसे मिले थे, और वो चीजें जो है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके की परेशानी का लेवल था, वो आप तो सफर कर ही रहे थे, लेकिन आपके मदर और फादर भी उस पीड़ा को महसूस कर रहे थे। लेकिन उनके जी मैम। सपोर्ट, और बेटा आपने जिस तरीके से फॉलो किया सिंसेरिटी से, तो वो यस। भी मतलब आपकी कमाल की मेहनत है। चलिए, मैंने गाइड किया, आप इस बात का एक क्रेडिट मेरे को दे रहे हैं कि मेरे वीडियोस भी आपको हेल्प कर रहे थे, लेकिन मैं तो अपनी वीडियोस के जरिए भी ये मैसेज देती हूँ कि आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं इस बात पर डिपेंड करता है। आपने उसे फॉलो किया, तो आपको सीबीटी, ईआरपी को जब मैं बोलती थी बेटा रिटिन प्रैक्टिस करो, बेटा एक्सपोजर करो, तो कैसा लगा आपको? क्योंकि आपके सेशंस और हमारे सेशंस ऑनलाइन चल रहे थे, तो आपको कभी यस ऐसा मैम। हुआ कि फिजिकल होते सामने मैम के, या सीबीटी ईआरपी से क्या होगा, कभी कोई बीच में डाउट तो नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं आई?
नहीं मैम, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनफैक्ट ऐसा ही लगता था हर समय कि एकदम जैसे सामने बैठे हैं, एकदम वैसे ही कनेक्टेड है मैम। सारे सेशन ही ऑनलाइन लिए मैम। मैम पूरे 1 घंटे के सेशन में 1 मिनट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, एक एक चीज समझ आती थी। और मैम बाई चांस अगर बीच में एक आध मिनट कोई चीज समझ नहीं आई तो मैम जैसे ही मैं आपसे बोलता था तो आप वो चीज फिर से समझा देती थी। तो मैम ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ, ऐसा लगा एकदम आमने सामने फेस टू फेस फिजिकली पूरा सेशन चल रहा है। तो मैम वो तो कभी दिक्कत नहीं आई, वो बहुत अच्छा ही लगा ऑनलाइन सेशन। तो बच्चे आपको रिटिन प्रैक्टिस, जैसे लोग बचते हैं रिटिन प्रैक्टिस से, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप खूब रिटिन प्रैक्टिस करो, एक्सपोजर करो, ये सब चीजें। तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके खुद की इस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस है कि ये चीजें फास्ट कर देती हैं जर्नी को? मतलब क्या ये कितना भी बोरिंग लग रहा हो, कुछ मोमेंट्स ऐसे आ सकते हैं ना जिसमें बोरिंग लग सकता है कभी कभी, बट उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अपना इस बारे में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। जी मैम बिल्कुल। मैम मेरे हिसाब से रिटर्न प्रैक्टिस तो इस प्रोसेस का सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है, क्योंकि वही आपको शुरू में आपकी रिकवरी को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। मैम शुरू में इंसान को लगता है वो सब कुछ माइंडली सॉल्व कर लेगा, लेकिन एक ओसीडी सफरर जो बाकी लोग समझ सकते होंगे, उन लोगों को समझ आ रहा होगा कि एक ओसीडी सफरर के दिमाग में काफी तरह के थॉट्स घूमते रहते हैं, कि वो उनको माइंडफुली, मतलब सिर्फ माइंड ही माइंड में सॉल्व नहीं कर सकता। अगर वो एक को करेगा तो दूसरा तब तक आ जाएगा, तीसरे को करेगा तो चौथा आ जाएगा। तो मैम वो रिटर्न प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है मैम, वो हर चीज को सेपरेटली सॉल्व करता है और हर चीज का एक पूरा रिजल्ट अपन को दे देता है कि ये थॉट्स क्यों क्यों सोचना बेकार है। मैम वो कॉलम्स जो आपने बताए थे मैम, वो उसमें इतने अच्छे से ऐसा रिजल्ट निकल आता था कि एक समझ आ जाता था कि इस थॉट में कौन सा चीज मेरे को दिक्कत दे रही है, और मेरे को क्या इसको सोचने की क्यों नहीं जरूरत है, क्यों अनमीनिंगफुल है, या इसका कोई सेंस नहीं है इस थॉट का। तो मैम वो चीज समझ आ जाती थी वो रिटर्न प्रैक्टिस से। मैम वो कॉलम से डिफरेंशिएट हो जाता था कि आपका ट्रिगर थॉट क्या आ रहा है, आप आपका उसके अंदर कौन सा डिस्टॉर्शन काम कर रहा है, आप दूसरा कौन सा वे सोच सकते हैं उस थॉट की जगह। तो मैम उससे सब चीजें एकदम क्लियर होने लगती थी। तो मैम वो माइंड अच्छे से खुल के काम करने लगता था, और जो माइंड पजल में फंसा होता था कंफ्यूजन में, वो हटता जाता था कंफ्यूजन, और क्लियरिटी आती जाती थी। तो इस जर्नी के कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहोगे, क्योंकि आपने लास्ट ईयर 2 फरवरी को जर्नी स्टार्ट की थी और आज 2 फरवरी ही है, पूरा एक साल हो गया है ना? यस तो मैम। एक साल, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि एक साल बीता तो बीता, लेकिन आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। अब वही यस। कॉन्फिडेंस के साथ सब लोगों से मिलना, एक्सपोजर करना, अपना कॉलेज करना, और आप इतना अच्छा गाते भी हो, आप पियानो भी बजाते हो, गिटार भी बजाते हो, मल्टी टैलेंटेड हो। ठीक है, अब जी ये मैम। हमारा इस वीडियो में कुछ ही टाइम बाद जो है ना जरूर गाना भी सुनेंगे, और चाहेंगे कि आप हमें कुछ गिटार या पियानो बजा कर भी दिखाएं। तो बच्चे, अब जिंदगी जीने में आपको डेफिनेटली बहुत मजा आ रहा होगा, तो कुछ अपनी इस जी जर्नी के कुछ खास मोमेंट्स को शेयर करो। यस मैम बिल्कुल। मैम जर्नी में मोमेंट्स तो ऐसे थे कि मैम शुरू में तो किसी चीज में कोई मन ही नहीं लगता था। मतलब मैम जो मेरे फेवरेट पैशन है, जो मेरे बचपन से मैं चीजें सीख रहा हूँ, जो मेरा लाइफ है एक तरह की, मेरा इंटरेस्ट है, उन चीजों को करने में मन खत्म हो गया था महीनों महीनों तक। मतलब गिटार को देखे हुए या पियानो को देखे हुए या सिंगिंग करे हुए टाइम हो जाता था मैम, ऐसा लगता था मैम शुरू में। लेकिन मैम जैसे जैसे प्रोसेस को मैं करता गया मैम, धीरे धीरे ऐसा मैजिक सा फील होने लग गया कि 2-3 महीने बाद थोड़ा ऐसा लगा कि अरे अब तो मन होने लग गया ये चीजें देखने का। तो मैम वो एक तो ऐसा लगने लगा कि अरे अब तो ये मैं पुरानी यादें आने लगी कि अरे पियानो बजाते हुए इतना मजा आता था। और धीरे धीरे वो फील आने लग गया कि पियानो बजा के अच्छा लग रहा है, गिटार बजा के अच्छा लग रहा है। तो माइंड एक जगह डाइवर्ट हो रहा है, माइंड बिजी हो रहा है। तो वो एक बहुत ज्यादा हैप्पी फील होता था कि अरे वाह, ऐसा वापस मेरे को लगने लग गया जैसा पहले लगता था। ये तो बहुत अच्छा मैजिक हो रहा है। और मैम जो पहले 2-3 महीने पहले ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, किसी चीज में कोई मन ही नहीं लगता था, दुनिया की सबसे अच्छी चीज में लगता रहता था, ऐसा कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इस चीज में, ये लोग फालतू में खुश हो रहे हैं मूवी देख के या डांस देख के, इसमें क्या है ऐसा। लेकिन वो 2-3 महीने बाद वापस समझ आने लग गया कि अरे वाह, नॉर्मली ये सब मेरे को भी अच्छा लगने लग गया। फिर धीरे धीरे मैम आपका मेडिटेशन रोज फॉलो किया, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस फॉलो करी। तो मैम इम्प्रूवमेंट हर हर अगले काउंसलिंग सेशन में हर बार इम्प्रूवमेंट ही महसूस हुआ, जब भी नेक्स्ट काउंसलिंग सेशन आता था। तो मैम वो इम्प्रूवमेंट महसूस होता था तो बहुत अच्छा लगता था। और मैम इसी तरीके से वो अच्छा लगता गया। फिर एक बार जब आपने डिस्टॉर्शंस वाली मेरे को थेरेपी बताई, तो मैम उससे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। उससे मैम हाँ, एकदम मैजिक सा महसूस हुआ कि जो भी अपन को थॉट परेशान कर रहा है, वो डिस्टॉर्शन अपन को एक बार पकड़ में आ जाए तो वो थॉट वैसे ही हट जाता था। उसको ऐसा लगता था थॉट को समझ आ गया कि अरे इसने हमको समझ लिया, और वो भाग जाता था डर के। तो मैम ऐसा वो बहुत मैजिकल मोमेंट था। तो मैम ये बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज थी। फिर धीरे धीरे मैम उसके बाद जब थॉट्स हटने लग गए, तो फिर मैम धीरे धीरे आपने कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम चालू कराया। तो मैम उससे फिर जो बाकी लोगों से बात करने में, नए फ्रेंड बनाने में,
या किसी को एसर्टिवली अपन के फायदे के लिए मना करने के लिए जो दिक्कत आती थी, हिचकिचाहट आती थी, वो धीरे धीरे दूर होने लगी। तो वो भी एक बहुत अच्छा मोमेंट था कि समझ आने लगे कि हम भी नॉर्मली एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह अपने हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं, कॉन्फिडेंटली स्टेज पे गा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली 50-100 लोगों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो मैम वो सब मोमेंट्स बहुत ही अच्छे थे। यस मैम। आपके मुंह से ये सब सुनकर मुझे पुष्कर, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कैसा लग रहा है। बस मैं यस इतना ही कह सकती हूँ कि अगर आप इस वक्त मेरे सामने होते ना, तो एक बच्चे की तरह लाइक आपको ऐसे प्यार करने का दिल कर रहा है कि आपके सर पे आशीर्वाद का हाथ रखूं मैं, और आपको बस यही दुआ दूं कि बेटा आप जिंदगी में ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ अपने हर पल को जीना। आप बहुत खास हो, और इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी बड़ी समझदारी, जो मैंने बड़े बड़े लोगों में भी आसानी से नहीं देखी, कि इतना करेज आपने इकट्ठा किया कि आपने अपनी जर्नी सबके साथ उनके भले के लिए शेयर की, क्योंकि आपका तो भला हो चुका, आप तो ठीक हो चुके हैं। लेकिन इतनी यस। छोटी सी उम्र में आप दूसरों का भला करने के इस बारे में सोच रहे हैं, और जितना खूबसूरती से आपने इस पूरी जर्नी में मेरा साथ दिया, वो वाकई काबिले तारीफ है। मेरे पास शब्द कम है, और मतलब मैं बस इतना इमोशनल, और मैं आपको बस बता नहीं सकती, कुछ ज्यादा बोला तो शायद मेरी आंखें छलक आए कि मैं आपके लिए कितना खुश हूँ। क्योंकि इतना थैंक यू रेस्पेक्ट, सो मच। इतना ओबीडियंट बच्चा, जिसको जैसा बताया जा रहा है वो इतना अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, कमाल है। और मैं तो आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना सपोर्ट किया। मतलब फैमिली के सपोर्ट से, आपकी खुद की मेहनत से, मेरी गाइडेंस से, मतलब आप ठीक हो गए, तो इससे बड़ी खुशी का पल कोई नहीं हो सकता। तो यस मैम, थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि मतलब आप ओसीडी सफरर्स को कोई मैसेज ऐसा देना चाहते हैं? क्योंकि ओसीडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अगर कोई सफर कर रहा होता है ना, तो उसको एक पता नहीं कैसे नेगेटिव बिलीफ बन जाता है कि वो ठीक नहीं हो सकते हैं, और प्रयास यस में मैम। हैं, या मतलब हिम्मत हार जाते हैं, या उनको कोई समझता नहीं है, उनको लगता है थॉट ही तो आ रहे हैं ऐसे, या ऐसा फीलिंग ही तो आ रही है, इसमें क्या है। तो आप उनकी फैमिली को और उन खुद सफरर्स को ऐसा क्या मैसेज देना चाहो जो उनके दिमाग में छप जाए, और वो लोग घर बैठे ही ठीक हो जाएं? अगर किसी की वो भी मदद की जरूरत है, तो आप दुनिया में कहीं पर भी किसी भी थेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए, लेकिन आप प्लीज यस। ठीक हो जाइए, क्योंकि ओसीडी सफरर्स का दर्द मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, कानों से भी सुना है, और महसूस भी किया है। तो मेरी और जी पुष्कल मैम। दोनों की यही भावना है कि आप प्लीज ठीक हो जाएं। तो इस मैसेज को अपने दिमाग में, दिल में उतार लीजिएगा। पुष्कल प्लीज आप कोई मैसेज दीजिए। जी मैम। जी मैम। मैम मेरा मतलब मैम जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है या आप लोगों से सीखा है मैम, वो मैंने यही सीखा है मैम। सबसे बड़ा मैसेज मैम कि ओसीडी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी कि जो बिल्कुल ठीक हो सकती है। और मैम मतलब जो आप प्रोसीजर्स बता रहे हो उनको अच्छे से फॉलो करा जाए, और उनको मतलब डिटर्मिनेशन के साथ उन पे काम किया जाए, तो बिल्कुल वो ठीक हो सकती है। बस सब कुछ अच्छे से करना है और उन चीजों को फॉलो करना है। और सबसे मेन बात यह है कि इसके प्रॉपर इलाज, जो एकदम एक्चुअल इलाज होता है, एक्चुअल ट्रीटमेंट है जिससे आप बिल्कुल ठीक महसूस कर सकते हो, वो एक्चुअल में आपकी काउंसलिंग, थेरेपी और साथ में सीबीटी और ईआरपी जैसी टेक्निक्स ही हैं जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। क्योंकि मैम मेडिसिन पे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे मेडिसिन है तो वो पूरी जिंदगी में एक आध बार बार खानी भी पड़ेगी या तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैम वो उससे वर्क नहीं करता। वो बस टेम्पररी रिलीफ होता है मैम। अगर आपको एक्चुअली परमानेंटली ठीक होना है तो मैम उसके लिए यही ट्रीटमेंट है उसके लिए। और मैम सबके लिए मैम मेन ये मैसेज यही है कि आप जहाँ भी हो मैम, अगर आप तक कोई नहीं पहुंच पा रहा तो वो जहाँ भी हो, जिनके पास उनके पास नियरेस्ट काउंसलर हो उनके पास जाना बहुत जरूरी है। आप साइकेट्रिस्ट से दवाइयां ले रहे हैं, वो साथ में ठीक है, थोड़ी दवाइयां आपको सपोर्ट करेंगी, लेकिन आपको काउंसलर पे जाना बहुत जरूरी है। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज काउंसलर के पास जाइए, क्योंकि आप कुछ ही महीनों में अपने अंदर चेंजेस देखने लगेंगे। जैसे जैसे आपको काउंसलर बताएगा आप वो फॉलो करने लगेंगे, आपको 100% रिजल्ट्स मिलने लगेंगे और आपको चेंज खुद ही महसूस होने लगेगा। और एक बार आपको चेंज महसूस होना शुरू हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि धीरे धीरे काम करते करते इस पे पूरी तरह से जीत हासिल की जा सकती है, इसको पूरी तरह से हराया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक हुआ जा सकता है। तो मैम काउंसलर से हेल्प लेना बहुत जरूरी है, और अपनी प्रॉब्लम्स अपने फैमिली वालों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। एक समय तक वो शुरू शुरू में शायद उनको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन वो एक समय के बाद, आजकल यूट्यूब का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, रिसर्च करके वो आपस में डिस्कस करके या फैमिली टर्म्स में कोई उनके नियर बेस्ट साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उनसे डिस्कस करके ये समझ जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है
और इसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये भी नॉर्मल फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे होती हैं या फिजिकल अपन के अंदर डिजीजेस होती हैं, सेम टू सेम उनकी तरह ही काम करती हैं। जैसे उनमें भी हार्मोन की कमी से दिक्कत आती है, इसमें भी आ जाती है। और वो ये भी उतनी ज्यादा जरूरी है इसको भी ट्रीट करना और इसको भी उसी तरह से देखना। तो मैम धीरे धीरे आजकल मेरा तो ये मानना है कि अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वीडियोस बढ़ते जा रहे हैं। मैम आप भी यूट्यूब पे इतने अवेयरनेस देती हो, तो मैं उससे लोगों को समझ आ रहा है कि ये भी एक प्रॉब्लम है। तो शुरू शुरू में शायद दिक्कत आएगी, लेकिन आपका मन हल्का भी होगा। आप अपनी फैमिली के साथ जितना शेयर करोगे, कभी उनसे छुपाओ मत। अपनी फैमिली के साथ जो मन में आ रहा है वो शेयर कर दो अच्छे से, तो वो आपको जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन देंगे, कोई ना कोई बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपके लिए वो खुद सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। भले शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो जरूर समझ जाएंगे आपकी दिक्कत को। देखिए, पुष्कल ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि अगर आपके मन में कोई भी बात है, फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। शुरुआत में हो सकता है फैमिली आपको समझे ना, सपोर्ट ना करे, लेकिन धीरे धीरे वो जरूर आपको समझ जाएंगे। और जो लोग आज भी नहीं समझ रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप समझिए। कोई इंसान जानबूझकर घंटों तक हाथ नहीं धो रहा, जानबूझकर वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि मेरे दिमाग में भगवान को लेकर गंदे थॉट्स आ रहे हैं, कोई गालियां आ रही हैं या कुछ और आ रहा है। वो बिल्कुल आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा है। उसको सच में ये पीड़ा हो रही है, उसके अंदर ये तकलीफ चल रही है, आप उसे समझिए। यही तो इंसानियत हमें दूसरों के प्रति रखनी है कि हम उन्हें समझें और समझकर उनको सहयोग करें अपने स्तर पर भी। और अगर उनको इलाज की जरूरत है तो उनका इलाज भी करवाएं, क्योंकि परिवार का सहयोग बहुत बड़ा है। मैं जानती हूँ पुष्कल ने मेरे साथ 1 साल की जर्नी तय की है, तो पुष्कल का परिवार उसके सपोर्ट में हरदम खड़ा था। और उसने खुद भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि गाइडेंस बहुत अच्छी बात है, जरूरी आपको अच्छी जगह से मिल रही है, लेकिन जब तक आप खुद के प्रयास नहीं डालेंगे, जब तक वो गाइडेंस सफल नहीं हो पाएगी, वो गाइडेंस आपके जीवन में बदलाव नहीं कर पाएगी। आप किसी के भी पास जाइए, कहीं से भी मदद लीजिए, लेकिन आपको समय पर अपनी मदद जरूर करनी है और आप ओसीडी को बिल्कुल हरा सकते हैं। ओसीडी एक ऐसी कंडीशन है जिसको आप बिना दवाई के भी बहुत ही आसानी से, मेहनत से ठीक कर सकते हैं, चाहे आपकी कितने भी साल पुरानी ओसीडी क्यों ना हो। मेरे पास अधिकतर लोग कई कई सालों से सफर करते हुए आते हैं, और लोगों के पास भी जाते होंगे। तो जहां पर भी जो भी लोग ठीक हो रहे हैं, वो उन सब में एक बात कॉमन है, वो ये है कि वो कमिटेड हैं कि उनको करना है तो करना ही है। और परिवार का सहयोग भी बहुत बड़ी चीज है। तो पुष्कल ने बिल्कुल सही कहा कि फैमिली का सपोर्ट और खुद की अपनी मेहनत और हेल्प ले लेना, कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। जिस तरीके से शरीर बीमार हो सकता है, उस तरह से मन भी कभी कभी बीमार हो जाता है। तो शरीर और मन दोनों का ही इलाज संभव है। और इलाज कैसा होना चाहिए? वो परमानेंट होना चाहिए, जिससे कि आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस जर्नी में उसने अपने ओसीडी को तो हराया ही, साथ ही साथ अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनालिटी को बढ़ाया। आज वो कितने भी लोगों के सामने अपना गाना गाने में, अपनी बात कहने में इतना कॉन्फिडेंस फील करता है। और वाकई ही मैं इतना खुश हूँ पुष्कल आपके लिए कि बस मेरे दिल से आपके लिए दुआ निकल रही है, और मैं बता नहीं सकती थी। मैं हमेशा, मतलब मेरी दुआ आपके साथ यही रहेगी कि बेटा आप जिंदगी में बहुत तरक्की करो, बहुत बहुत आगे बढ़ो। और अब हम और आप सब मिलकर पुष्कर के साथ उसकी इस जर्नी को सेलिब्रेट करेंगे। हम एक केक कटिंग करेंगे, जिसमें कि पुष्कर केक काटेंगे, वहीं पर पुष्कर हमसे दूर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा हम सब एज्यूम करेंगे कि हम पुष्कर के साथ ही हैं और हमारे ब्लेसिंग्स का हाथ पुष्कर के सर के ऊपर है। और आप लोग भी जब पुष्कर केक काट रहे हो तो प्लीज घर बैठिए, बहुत जोर जोर से पुष्कर के लिए तालियां बजाइएगा, क्योंकि पुष्कर ने वाकई ही अपने दम पर बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। और फिर हम पुष्कर से पुष्कर का गाना भी सुनेंगे। ये बहुत अच्छा गाता है और बहुत ही अच्छा पियानो और गिटार बजाता है। और आप पुष्कर के गाने तो आज की वीडियो में नहीं, वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। पुष्कर का अपना यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब चैनल का लिंक हम दे देंगे। आप जैसे ही पुष्कर अरोड़ा सर्च भी करेंगे तो उसका चैनल आ जाएगा। आप उसके टैलेंट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो बच्चा है जिसने जिंदगी में बाउंस बैक कर एक एग्जाम्पल सेट किया है। कितनी भी परेशानी हो, कितने भी सालों से परेशानी हो, उससे बाहर आया जा सकता है, और बाहर आकर फिर से जिंदगी को ना हलो कहा जा सकता है, मुस्कुराया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, खुश हुआ जा सकता है, और दूसरों को भी इंस्पायर किया जा सकता है, दूसरों के लिए रोल मॉडल बना जा सकता है। तो समाज के लिए उसने कितना अच्छा काम किया है, उसने कितने लोगों को उम्मीद दी है, ये बस काबिल तारीफ बचा है। तो अब हम पुष्कर के साथ केक कटिंग करेंगे। चलिए आप और हम मिलकर काटते हैं केक। और इस खुशी में पुष्कर के फादर भी हमारे साथ हैं। सर नमस्ते।
थैंक यू सो मच कि आप भी कैमरे के सामने आए, और आपकी इजाजत की वजह से पुष्कल ने इतना नेक काम जो किया है, मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आपने जो ये काम किया है पुष्कल को परमिशन देकर समाज के भले के लिए, ये वाकई ही काबिले तारीफ है। ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आपने इसको किया। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देती हूँ, और आपके सहयोग से पुष्कल इतनी जल्दी ठीक हो गया, पूरी फैमिली का इतना सपोर्ट रहा, और आपने इतना विश्वास बनाए रखा है इतने लंबे समय तक। थैंक यू सो मच। तो चलिए, आप और हम मिलकर चाहते हैं कि प्लीज घर बैठे ही आप जो है ना पुष्कल के लिए, पुष्कल की फैमिली के लिए जोर से तालियां बजाइए, और पुष्कल की खुशी में हम भी खुशी मनाते हैं। पुष्कल काटो केक। और ऐसा सोचो कि मैं भी आपको केक खिला रही हूँ। यस। देखो मैं ना खुशी से पूरा, देखो मेरे ऊपर सारा ये है ना। और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ ये खुशी का दिन मुझे और भी पहले देखने को मिल जाता और हर दिन मिलता रहे। तो मैं आपके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं बच्चे। और आप बिल्कुल ऐसा सोचो कि मैं ना आपको एक वर्चुअल हग भेज रही हूँ, और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे रही हूँ कि मेरा बच्चा आप हमेशा जिंदगी भर ऐसी रहे। एंड थैंक यू सो मच सर, जैसे आपने हमेशा पुष्कर को सपोर्ट किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइफ में ये जो भी कुछ करना चाहेगा आपका ऐसे ही फुल सपोर्ट बना रहेगा। बिल्कुल बना। यस। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी कोई मैसेज देना चाहते हैं फैमिली सपोर्ट के मैं बारे तो में लिए सर? मैं तो पूरे समाज में और पूरे कम्युनिटी में ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी शारीरिक बीमारियां होती है या अंदरूनी बीमारियां होती है, उसको हम छुपाते नहीं है, हम्म। लेकिन मानसिक बीमारियों को हम बहुत अच्छे से छुपाते हैं हम्म। और किसी को पता ना लगे। और ये धारणा जब तक रहेगी, हम इस मानसिक बीमारियों से कभी लड़ नहीं पाएंगे। जी। हमें हमेशा किसी भी तरह की मानसिक अगर परेशानी आ रही है तो उसे छुपाना नहीं है, जी। बल्कि ये बताकर उसका ट्रीटमेंट करवाकर अपने आप को बिल्कुल ठीक करना है। और जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि ये ओसीडी या मानसिक बीमारियां एक बार आ जाती हैं तो फिर ये कभी जाती नहीं है, जी। तो या तो ये धारणा बहुत ही पुरानी है, और या फिर लोगों का नॉलेज अपडेट नहीं है। तो उनको अपना नॉलेज अपडेट कर लेना चाहिए, और ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारियां होती है। और और जैसा कि आप देख रहे हैं, पुष्कल को मैम ने पूरी तरह सही किया ही है, तो उदाहरण आपके सामने है ही। आपने बहुत ही गहरी बात बहुत ही सिंपल से शब्दों में कह दिया है। आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे दिया है कि जिस तरीके से आप शरीर की परेशानियों को छुपाते नहीं हैं, आप बता देते हैं ना, इसी तरीके से अगर आप अपने मन की परेशानियों को भी बताएंगे, तो जितना आज सफर कर रहे हैं लोग मेंटल इश्यूज से, और उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। एक इंसान की लाइफ नहीं खराब होती, पूरी फैमिली की खराब हो जाती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब बिल्कुल, होती हमने है। हमने ये सब झेला है, जी। पूरी पूरी रात जाग कर हमने ये सब झेला है, और आज हम पूरे खुश हैं। वो पूरी तरह से पुष्कल को आपने ठीक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और आपने, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि कितना नेक काम किया है आपने। और आपके वर्ड से न जाने कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, कितने घरों में जो आज ये टैबू बना पड़ा है, कितने लोगों को हिम्मत मिलेगी कि वो आगे आएंगे, अपनी परेशानी शेयर करेंगे लोगों से, और ठीक हो जाएंगे। आपने जो एक बात कही है ना कि ये जो बहुत ही पुरानी धारणा है, या हमने अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया कि ओसीडी ठीक हो सकती है। इंटरनेट पे इतना बुरा बुरा कई बार इसके बारे में लिखा होता है कि एक बार हो गई ठीक नहीं हो सकती। वो सब गलत है। आप बस अपने मन में एक विश्वास का दिया जलाइए, परिवार का सहयोग लीजिए, और अपने प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके प्रयास से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। और अब हम अपने प्यारे से पुष्कर का बहुत ही शानदार टैलेंट देखेंगे। पुष्कर, मैं ही नहीं, मुझे लगता है हर इंसान जो इस वक्त हमें देख रहा होगा, सुन रहा होगा, उसके मन में ये होगी कि बस पुष्कर अपनी उस मधुर सी आवाज में हमें कुछ सुना दो। तो पुष्कर,
प्लीज आप कुछ जी हमारे लिए गाइए, गुनगुनाइए, कुछ बजाइए। और आप लोगों को याद रखना है कि पुष्कर की इस टैलेंट से आपको जुड़े रहना है। आपको उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको पुष्कर मिल जाएगा। आपको उसे सपोर्ट करना है, इस बच्चे की टैलेंट को इतना स्प्रेड कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक रोल मॉडल है, जिसने अपनी बिल्कुल। आइडेंटिटी की परवाह किए बिना आपके बारे में सोचा, आपके भले के बारे में सोचा। तो ऐसे नेक बच्चे को, ऐसे नेक परिवार को आपका सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। तो पुष्कर प्लीज सुनाइए हमें कुछ। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिससे मैं था भूलता, वो वजूद मिला। जब आए मौसम का, तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया, दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करके चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हमें गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता है ये सिलसिला। मैं जानू ना, मैं जानू ना, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मैम ये तो एक यंग गाना हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। और एक मैम ओल्ड सॉन्ग है गुलाबी आके, वो और बस गाना चाहूँ। बिल्कुल सुना दो। जी मैम। ला 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 ला। गुलाबी आंख जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैं लुट गया मान के तेरा कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। बुराई जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू सो मच मैम। बहुत सही। थैंक यू सो मच। ये गुलाबी आंखें वाला सॉन्ग मेरे को भी बहुत पसंद है। और जब तुम गा रहे थे ना, तो मेरा मन कर रहा था कि बस मैं ऐसे ही झूमती रहूं। तो ऐसे थैंक यू ही, सो मच। ऐसे ही म्यूजिक का आनंद लेने के लिए आप पुष्कल को हर दिन सुन सकते हैं। एंड प्लीज। पुष्कल, अब आपकी इस जर्नी को हमने पूरा शेयर किया, है ना। लोग इससे डेफिनेटली इंस्पायर होंगे। आप ना जाने कितने लोगों को उम्मीद दे चुके हैं अपने इस वीडियो के जरिए। कितने लोगों की ब्लेसिंग्स आप तक हर दिन हर पल पहुंचेंगी। और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा ही है। आप जिंदगी में खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। जो भी कुछ सीखा है उसे हमेशा याद रखना, और याद रखने के साथ साथ उसे फॉलो भी करना। और फिर ऐसे जी ही मैम। मुस्कुराते जिंदगी में बहुत बहुत आप तरक्की करोगे।
तो पुष्कर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके पेरेंट्स को भी। आज किसी वजह से आपकी मम्मा कैमरे के सामने नहीं आ पाई हैं, तो आप उनको भी जो है ना मेरा थैंक्स बोलना, और उनको मेरी नमस्ते भी बोलना आप उनको। फैमिली ने इतना सपोर्ट किया आपको, आपने अपनी जर्नी शेयर की, थैंक यू सो मच। और माय डियर वन, अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पुष्कर आगे आया, पुष्कर ने अपनी जर्नी को शेयर किया, आपको इंस्पायर किया, आपको उम्मीद दी। अब आपको इस उम्मीद के सहारे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इस वीडियो को इतना शेयर करना है आपको, ताकि आपके एक शेयर से किसी भी सफर को उम्मीद मिले, और वो अपनी जिंदगी में प्रयासों के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले, और ओसीडी से छुटकारा पाकर पुष्कर की तरह एक खुशनुमा जिंदगी जिए। तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि अकेला पुष्कर, अकेले मैं या अकेली पिंकी, हम चंद लोग कुछ नहीं कर सकते। जब आप सहयोग देंगे, जब इस नेक काम से आप जुड़ेंगे, तभी एक्चुअल में समाज में कोई बड़ा बदलाव आएगा। और इस बड़े बदलाव की पहल के लिए कुछ लोग सामने आ चुके हैं, कुछ लोग आने का मन बना रहे हैं, आते रहेंगे, क्योंकि जब एक कारबार शुरू होता है ना, तो वो जुड़ते ही चले जाते हैं उससे लोग। क्योंकि इस दुनिया में आज भी इतने अच्छे लोग हैं जो अपने भले के साथ साथ दूसरे के बारे में भी सोचते हैं। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए, घर बैठे एक शेयर कीजिए, और किसी सफर तक या उसकी फैमिली तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।